अस्सलाम वालेकुम। हम लाइव आ चुके हैं आज के इस द एंटरप्रेन्योर शो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है। उस पर आज हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान के नामवर एंटरप्रेन्योर्स को जो कि डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जो सेल्फ मेड है, जिन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पे कुछ किया है। और आज वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में वो अपने इनिशिएटिव्स को लीड कर रहे हैं। क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बट आइडिया को एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये हमारा जो एंटरप्रेन्योर शो है, ये इनिशिएटिव है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास दुनिया भर से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, और आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो आज जो हमारे साथ पैनल है, मैं पैनल का पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारे साथ उसामा शाहिद साहब हैं जो कि सीईओ हैं एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी के। हमारे साथ मोहम्मद शौकत साहब हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस भी रन कर रहे हैं, और डिफरेंट इनके पास बिजनेसेस हैं जिनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और हमारे साथ आज दानियाल फारूक हैं। दानियाल फारूक भी जो है एक एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अरसे से डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। शाहजेबुल हसन है जो कि फ्रीलांसर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। और हमारे साथ नौमीना सोहेल हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो आज मैं अपनी बात का जो आगाज़ है वो करूँगा उसामा राशिद साहब से कि जनाब आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि आप बहुत अच्छा कॉर्पोरेट में भी रहे, आपने जॉब भी की और आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया है फाइनली। तो ये सफ़र कैसा था और आप क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को? जी, थैंक यू वेरी मच कपिल फॉर इनवाइटिंग इन दिस शो। एक चीज़ तो ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वांटेड टू कम इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आई गॉट स्टक इनटू एम्प्लॉयमेंट, आई गॉट स्टक इनटू दिस मंथली पे चेक थिंग, और it took some time for me to get out of that circle, but I still think that was the time wasn't wasted. The company that I had, PwC और Siemens के साथ और जिन लोगों की कंपनी में मैंने काम किया, that was really fruitful, और जो learnings थी वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। और so what I would say is that and I'm really enjoying this, and really looking forward to carry it on. अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप बहुत अच्छा देख रहे हैं या अभी तक हम सर्वाइविंग स्टेज पे हैं? I think we are growing and we are developing, और बहुत अच्छे पेस पे जा रहा है, और जो यंग ग्रेजुएट्स के अंदर ये रुझान भी बहुत बढ़ता जा रहा है। दैट्स वेरी इनकरेजिंग एक्चुअली। और जो चीज़ अभी और भी हो रही है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट into the startups, into the ideas, और ये चीज़ grow कर रही है with the passage of time. So I think it's not that mature as compared to the rest of the world, but we are coming up to that level, gradually, slowly and gradually, and it will be very good inshallah in the years to come. जी, मैं मोहम्मद शौकत साहब की तरफ आऊँगा यही सवाल लेके। जनाब, आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को, और ये भी बताएं कि पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोइंग स्टेज पे देख रहे हैं या सर्वाइविंग स्टेज पे? First of all, thank you very much, Kapil and Tech team who invited me to discuss the same thing. Entrepreneurship का जो मेरे पास है, मैं बहुत ही बिगिनिंग के अपने एक कंपनी साइमल्टेनियसली, फिर वो बिजनेस के साथ साथ जॉब आ गई। एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी AIG ग्रुप, जो वर्ल्ड वाइडली काफ़ी वेल नोन ग्रुप था, उसके साथ मैं एसोसिएट हो गया। मैं फिर उस कंपनी को मुझे स्टॉप करना पड़ा। इसके लिए आई एम वेस्टिंग माय एनर्जी सॉफ्टवेयर हाउस एंड also the business process of social areas, especially ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा स्कोप है। सॉरी कपिल, जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, यही क्वेश्चन मैं लेके जाऊँगा नौमीना सोहेल साहिबा की तरफ
कि आप इस फील्ड में क्या देख रही हैं पाकिस्तान को, और आपने ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया और क्या कर रही हैं आप? Thank you for having me on this panel. Actually मेरा सफ़र तो 2002 से स्टार्ट हुआ, जब ये एंटरप्रेन्योरशिप, आई डोंट रिमेम्बर ये नाम लोग बोलते थे या नहीं बोलते, सब कहते थे यार बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. देयर इज नथिंग लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एट दैट टाइम. My business started as basically I got married and I have never stayed. Uh, I have always been working, like since after my matric, I was working. So I started doing my work from home, and eventually I started getting many projects, and I built up my company and all this stuff. So over the years, I'm doing that. I'm still working on different things. I've tried multiple companies. They have been successful. They have not been successful. So that's a learn and error. When it comes to entrepreneurship, I think so. The ecosystem of entrepreneurships are much better now, with so many organizations, investors, and people coming in and helping out. And the more the awareness it is, the more it's getting and growing as well. Yes, there are a lot of challenges being an entrepreneur, and it's a never-ending challenge. Every day is a new challenge. But yes, it has its own pros and cons. So. अच्छा, तो यही मैं क्वेश्चन लेके जाऊंगा दानियाल फारूक साहब की तरफ. अगर आप थोड़ा सा अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन भी करवा दें और फिर इसी क्वेश्चन पे अगर बता दें इम्पोर्टेंस में. जी, फर्स्टली तो थैंक यू कपिल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, और इसमें हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का. मेरा बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि स्टार्ट किया था मैंने बिजनेस 2009 में दुबई से, और हमारी 2 ब्रांड्स हैं इस वक्त. एक है इलाइट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के नाम से, जिसके हमारे वेब स्टोर्स हैं मल्टीपल अक्रॉस पाकिस्तान. दूसरा हमारा है जी होम अप्लाइंसेस का ब्रांड, जो हम सप्लाई करते हैं सारे सुपरमार्केट्स में और होलसेल नेटवर्क पे सप्लाई करते हैं ज़्यादातर. तो अब आपके सवाल जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये तो अब हमें ज़्यादा समझ तब आया जब काम में आए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तो पता नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप है या क्या है. तो अब इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या. इसकी इम्पोर्टेंस जो है मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी की है, बिकॉज इससे आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इसी से आपका सिस्टम चल रहा है, इससे आपके कुछ इस तरह के एफिलिएटेड लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं मगर उनकी इनकम भी आपसे चलती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इससे जो एंटरप्रेन्योरशिप मेनली जो लोग हैं जो नई चीज़ों में आ रहे हैं, स्पेशली टेक में आप आ जाएं या किसी और नए बिजनेस को आप खोल रहे हैं, सो यू आर ओपनिंग न्यू डोर्स. उसमें न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू फील्ड्स. तो वो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो एक्सपैंड होती चली जा रही है. तो अगर पहले बिजनेस खाली मैन्युफैक्चरिंग तक था, फिर ट्रेडिंग तक था, अब इसमें आ गई, टेक में आ गया है. अब टेक में ही इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है कि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, फील्ड्स भी बन रही हैं नई, और टेक्नोलॉजी की वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ रही है. तो इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. जी, मैं यही क्वेश्चन लेके आऊँगा, आगे अब बढ़ूँगा हमारे आज के दूसरे गेस्ट की तरफ, शाहजेब उल हसन साहब. शाहजेब साहब फ्रीलांसर हैं. तो फ्रीलांसर एक नई टर्म है, जैसे नवीना सोहेल ने कहा कि 2002 में ये नहीं जानती थी कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, बिजनेस ही कहते थे लोग. ये न्यू टर्मिनोलॉजी जो अराइव हुई है, और अब इस दौर की जो सबसे बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है वो फ्रीलांसर की है. एक फ्रीलांसर एक आज का नया एंटरप्रेन्योर है जो अपना बॉस भी है और इनिशिएटिव्स भी लेके चल रहा है. तो कैसा था ये सफर, और क्या समझते हैं कि जॉब अच्छी है, एक प्रॉपर दुकान होना अच्छा है, या बिजनेस होना अच्छा है, या फ्रीलांसर बनना बहुत बेहतरीन काम है? सबसे पहले तो थैंक यू कपिल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो. और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2009 से मैंने ब्लॉगिंग का कैरियर स्टार्ट किया था, और काफ़ी ज़्यादा जो स्किल्स है वो मैंने सीखना स्टार्ट कर दी. और जब ये मैंने स्किल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किए, काफ़ी डिफरेंट क्लाइंट्स थे जो कि यूएसए के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अगर कोई पर्सन मेरे स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए वो अपना बिजनेस को इतना ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, तो क्यों ना वो स्किल्स जो मेरे पास हैं वो मैं बाकी लोगों को सिखा के अपने एक टीम बनाऊं और अपने बिजनेस को उस हिसाब से ग्रो कर सकूं. तो ये एक आइडिया था स्टार्ट में. तो मैंने अपना एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस भी बनाया लाहौर के अंदर, और मैंने ऐसे लोग चूज़ किए जिनके पास काफ़ी ज़बरदस्त स्किल्स थे. तो इसके साथ साथ मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ओ ट्रेनिंग के नाम से, जहाँ पर मैं डिफरेंट स्किल्स वगैरह सिखा रहा था.
तो मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ इस तरह के लोग मिल जाएं जो मेरे साथ मिलकर काम कर सकें और हम इसको ग्रो कर सकें। तो ओ ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके थ्रू कोशिश की कि ये जो सर्कल है इसको इंक्रीज किया जा सकता है और जितने ज़्यादा लोग हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और इससे ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो करें। तो ऑब्वियसली जो ये जॉब है, जॉब के अंदर बंदा स्टक हो जाता है, काफ़ी न्यू चीज़ें, बंदा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त था। तो मैं इससे कहूँगा कि बाकी लोगों को भी इस फील्ड में आना चाहिए। राइट नाउ जिस तरह से सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए तो मैं तमाम लोगों को यही कहूँगा, राइट नाउ एक ये ऐसा टाइम है कि मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ आएंगे उनको उतना ज़्यादा एडवांटेज होगा। और मैं इस पे ऐड करता जरूर, फ्रीलांसर बनने का एक और एडवांटेज ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, सिर्फ स्किल्स चाहिए होते हैं। तो मैं इस पे ही आगे बढ़ूंगा कि उसामा साहब की तरफ दोबारा आऊंगा मैं वापस के जनाब, पाकिस्तान में हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं कि जी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी लेके आए और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, SECP भी इस पे काम कर रहा है, हमारे पास क्या कहते समेडा भी इस पे काम कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे मौके हैं कि आम बंदा जो शाहजेब की तरह यंग है और कुछ करना चाह रहा है, उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं आपकी नजर में? आपका माइक म्यूट पर है सर। जी सॉरी, कैन यू हियर मी नाउ? जी बिल्कुल। अच्छा, सो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी, और देयर इज लॉट टू कम स्टिल, बहुत स्पेस अवेलेबल है और डजंट रिक्वायर कि आपके पास सिर्फ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ही हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं। एज यू वेरी राइटली सेड रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जहाँ पे कि आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। सो बेसिकली कमिंग टू योर क्वेश्चन, बेसिक चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक यस, there are a lot of opportunities, and people can come up with ideas. There are still problems that need solution, तो वो उन problems के solution लेकर आए market में, और that can be a business proposition for someone. So definitely there are a lot of areas to be covered. तो यही क्वेश्चन मैं नॉमिनल सोहेल की तरफ लेके आना चाहूंगा। आप 2002 से बिजनेस कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं कि उस दौर में, या आपने लेट्स सपोज 3 गवर्नमेंट्स देख ली, 3 डिफरेंट आपने इनिशिएटिव्स देखे, आज बिजनेस करना बहुत आसान है या उस वक्त बिजनेस करना बहुत आसान था? और एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा जो बहुत अरसे से मैं पूछना चाह रहा, वुमन एज ए एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? Sorry. Assalamualaikum. Interesting question. First wala, I think so. It was about तो वुमन आपका था, एंड दूसरा वाला आपने कौन सा बताया था? सॉरी, आई एम जस्ट have too many things. मैंने पूछा था कि 2002 में आपका बिजनेस करने का जो अपॉर्चुनिटीज थी और आज क्या डिफरेंस आया है? आसान हो गया या मुश्किल हो गया? Actually, there are two things. Now people are going towards more digitization. More people are more aware of the websites and everything. When I started it, I think so. I was one of the few companies जो website design and develop कर रहे थे. There were companies. I'm not saying they were not, but there were companies who were doing it. मेरा core advertising site पर वैसे भी business नहीं था. So we started working in terms of ATM screens design. We were doing branding. We were also working on animations and websites as well. So at that time, this was not so aware. So from there to now, like now I see that especially with the COVID situation, every business wants to be online. So the difference is huge. Now for the last 5 years, I see that people are going more towards digital. They are getting into software. They want to automate things. Yes, awareness about digital marketing, that's going up. But still, I think so we are way far behind in a lot of areas where we need to reach out. Again, a website, payment gateways, they are still something. Payment gateway is one of the main thing which the
Pakistan market really lack simple, easy to connect payment gateways, which is economical as well, because there are a lot of traders and SMEs and mid-sized traders who are looking for economical base. Because right now, problem is that people don't know how much earning or how much sales they will be on these marketplaces. So everyone is creating a marketplace, everyone is doing it, but yes, as a woman entrepreneur, yes, it was. I don't know. Somehow I've been blessed. I have never had like a hard time. Yes, sometimes I have to really sort of, especially for the big project, I have to really prove myself that I'm a sport professional. I'm not going to run away, or I'm not going to be, prioritizing कि मेरे बच्चे रो रहे हैं और कर रहे हैं और मेरी deadline and I'm missing that out. Yes, sometimes those cases are there, which is for everyone. Is it a male or a female? I somehow never distinguish between a male and female entrepreneurship. It doesn't matter to me. I think that most of my clients, since they were financial industries, so and corporate companies, so थोड़ा सा उनको भी इतना हुआ नहीं. Yes, initially शुरू में it took time for me to establish a certain ground. मेरी भी learning थी, since I was also started up and I was learning from my mistakes and everything. So that's how it is with any entrepreneur. And we are still learning from our mistakes. So it's the best part of entrepreneurship is like it's always something on you. You just learn every day. So yes, yes. But otherwise, I think so. It's been a decent journey. Right? There has been a lot of ups and downs. Recession periods have been really bad for us. But it's all about evolving. Entrepreneurs needs to learn to evolve. If you can't evolve with time, with technology, with market norms, it's very difficult to uh, stay on ground, actually. अच्छा, यही क्वेश्चन मैं आगे दानियाल साहब की तरफ लेके आऊंगा कि हम पाकिस्तान में, आप जैसे आपने बताया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चला रहे हैं, आपके प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली आपसे अर्निंग ले रहे हैं, तो हम और यंग जनरेशन को, जो यूथ जो अनएम्प्लॉयड है आजकल, आपको पता है पेंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो उन सब की नजर जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही है. जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पार्टनरशिप्स या कोई ऐसे इनिशिएटिव्स कि आपने सोचे कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और टैलेंटेड हैं उनको कोई आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें? देखिए, इसमें ये है कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उनको तो उनके लिए तो हमेशा ही जो भी बंदा होगा यही एडवाइस करेगा कि आप ज़रूर करें. मतलब आपके पास कुछ लूज़ करने के लिए ख़ास है नहीं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ तक की अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ तो वक्त के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं. और स्पेशली हमारे जैसे आप पाकिस्तान का बता रहे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वहाँ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है. हमारे केस में हम लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल मॉडल पे काम कर रहे थे. कोविड से पहले हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और हमारी दुकानें हैं, हम लोग उसको मतलब ट्रेडिशनल शॉप्स पे हैं. मगर जब से ये कोविड की सिचुएशन आई है तो हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और इसमें मजे की बात है कि हमारे पास सेल भी बहुत ज़्यादा कन्वर्ट होगी ऑनलाइन की, जिसका हमें क्लू भी नहीं, आइडिया नहीं था कि ये हो भी सकता है. तो जब हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे ऑनलाइन के ऊपर जाते हुए, तो हमें अपनी ही वेबसाइट का इतना खास आइडिया नहीं था, उसको हमने और ज़्यादा एनहांस किया. सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम आया वो डिलीवरीज का आया. फिर पता लगा कि मार्केटिंग की तो इसके बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं, हम तो खाली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहे थे. इधर तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इधर तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाई कर रही है. तो इसको एक्सप्लोर करें. इनको एक्सप्लोर करते करते वक्त के साथ जाते जाते थोड़ा हमने आइडिया लगाया कि चलें इनको तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट मीनवाइल जब हमने अपने फाइनेंशियल्स देखे तो उधर हमें पता लगा हम तो इससे जो नॉर्मल मार्केट करते हैं हम तो ज्यादा एफिशिएंट भी हो गए हैं. उल्टा कोई रेंटल्स नहीं है, हमारे वेयरहाउस के अंदर एक्सपेंसेस कम है, रिटेल स्टोर्स के जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी नहीं है. प्लस उसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो आपके चोरी चकारी वाला बिजनेस होता है ज्यादा वो नहीं है. सारा कुछ जो है आपके कंप्यूटर पे ऑनलाइन मौजूद है, सिस्टमैटिकली चीजें चल रही हैं, मतलब कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा. तो ये इस तरीके से हम लोग आगे देख रहे हैं कि ऑनलाइन तो हम ज्यादा इस वक्त अपने आप को ऑनलाइन बेस रख रहे हैं. जहां तक हमारी दुकानों की बात है वेब स्टोर्स की, तो हर जगह पे लॉकडाउन होता है, कभी किसी लोकेशन पे, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में, कभी कराची में, तो उसको भी हमने ऑनलाइन ही रखा हुआ है. कस्टमर के लिए भी आसान है कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद वो भूल गए, 2 दिन बाद उनके घर पे आकर डिलीवर हो गया.
वरना वो जाएंगे दुकान के अंदर, जाएंगे करेंगे सारी चीजें, उसकी हैसल है, टाइम भी लगता है अलग, टाइम भी, उनका भी टाइम बच रहा है, उनका भी प्रॉफिट है, उनका टाइम बच रहा है, हमारा भी प्रॉफिट इसलिए है कि हमारी ओवरहेड्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं सिवियरली क्योंकि ऑनलाइन की वजह से। और प्लस हम देखते हैं कि जैसे एक प्रॉब्लम ऑनलाइन के अंदर जो हमें फेस हो रहा है ज्यादा, और जो मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए पाकिस्तान में, वो लॉजिस्टिक्स है ऑनलाइन के। क्योंकि मुझे हमें आइडिया नहीं था इससे पहले कि होम अप्लायंसेज एक बल्कि प्रोडक्ट है, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स हैं या एयर कूलर्स हैं या वाटर डिस्पेंसर्स हैं, उनका उनको उनको कैश ऑन डिलीवरी कैसे करें हम लोग, क्योंकि वो पर केजी अगर हम लेके जाएंगे तो 20 किलो का आइटम है, 20 किलो पे लेके जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आउट हो जाती है। तो थैंकफुली हमें लकीली एक लेपर्ड कंपनी है, लेपर्ड कोरियर, उन्होंने स्टार्ट कर दी ग्राउंड डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सारा कैश ऑन डिलीवरी का। तो अभी भी हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें जो टाइम है कैश ऑन डिलीवरी का, बिकॉज 5 से 7 दिन या 8 दिन में डिलीवर हो रहा है, ये टाइम बहुत बड़ा है। हम लोग के जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ज्यादा लोग ऑनलाइन इसलिए आएंगे जब इसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कम से कम इतना हो जाए कि नेक्स्ट डे डिलीवरी हो, जैसे अमेरिका में अमेजॉन प्राइम डिलीवरी या नेक्स्ट डे डिलीवर करता है, वो भी सफिशिएंट है कि आप कस्टमर पैसे भी देने को तैयार है डिलीवरी के, बिकॉज उसको जब चीज चाहिए तो उसको उस वक्त चाहिए, कल का उसको मतलब कल उसका माइंड भी चेंज हो सकता है, फिर वो वापस भी कर देता है। और प्लस इतनी इफेक्टिव सेल भी जो है मेरे ख्याल में बढ़ती है जितना टाइम रिड्यूस होता है। तो क्योंकि हमारे पास लोकेशंस थी हर जगह पाकिस्तान में, तो हमने उधर से ही अपनी डिलीवरी ऑनलाइन स्टार्ट कर दी सेम डे पे, तो हमने उसको भी कैश कर लिया ज्यादा। बट मैं समझता हूँ कि जैसे इस वक्त जो मिसिंग चीज है हमारे इस एलिमेंट में से पूरे, एक पेमेंट गेटवे और सेकंड जो डिलीवरी टाइम है उसको रिड्यूस होना चाहिए मैसिवली, और स्पेशली बल्कि आइटम्स पे। बिल्कुल। और आपने जैसे बात की, इसमें मैं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में अभी तक कस्टमर भी ऑनलाइन के लिए रेडी नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू ले रहा था एक लॉजिस्टिक कंपनी के जनरल मैनेजर का, तो वो बता रहे थे अभी तक हमारे पास 33% ऐसी ऑर्डर्स होते हैं ऑनलाइन जो फेक ऑर्डर्स होते हैं। लाइक आप एसी लेके जा रहे हैं आप 50 किलो का और घर पहुंचते हैं वो कहते हैं जी हमारा ऑर्डर ही नहीं है। तो वो उसकी जो पूरी कॉस्टिंग है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अभी शौकत साहब की तरफ आऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं हमारा। तो जनाब आप बताएं कि पाकिस्तान में हम एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक लेमैन हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान में? आप सीनियर बिजनेसमैन है तो मुझे कुछ आइडियाज दें, जो देखने वाले हैं मेरी तरह बहुत सारे हजारों लेमेन्स हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक मोहल्ले में एक साहब हैं, वो काफ़ी अर्से से बेरोजगार थे। वो मुझे कहते थे जॉब ढूंढ दो जॉब ढूंढ दो। मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे, पता चला उनका इंटरेस्ट जो है वो गाड़ियों के पार्ट्स और एसेसरीज में। मैंने उनको गाइड किया, मैं क्या काम करो तो मैं फेसबुक पेज मैं बना देता हूँ फिलहाल, इनिशियली तुम उस पर अपनी चीज़ें ऐड करो। कैन यू बिलीव कि विद इन 3 months टाइम ऑफ स्पेंड में उसके अंदर उसका इतना बिजनेस ग्रो कर गया कि वो जो सैलरी ड्रॉ कर रहा था एसईओ की जॉब की वो ले गया। अब उसको माशाल्लाह उसको 2 साल हो गए। अब वो मेरे पास जब भी आता है वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एक और साहब है, वो बहुत ही सिर्फ फिश सप्लाई करते हैं। अब वो बड़ी बड़ी ऑड पोजीशन थी उनकी कि यार कभी ऑर्डर है कभी नहीं है। उनको भी हमने सिंपल एक ग्रुप बना के दिया। दोबारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है शौकत साहब से, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। मैं शाहजेब की तरफ आना चाहूँगा। शाहजेब, मैंने एक और चीज़ देखी है पाकिस्तान में, कुछ दिन पहले आपने जब फ्रीलांसिंग की बात की, पाकिस्तान में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं आप कि जी फ्रीलांसिंग की तरफ आए, आपकी प्रोफाइल को मैंने रिव्यू किया था, तो आपने बहुत काम किया इस एरिया में। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेमेंट गेटवे का। दानियाल साहब ने भी बात की, नोमिना सोहेल ने भी बात की, पेमेंट गेटवे। क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है? ठीक है गवर्नमेंट नहीं कर रही, शायद टाइम लगेगा, हम जल्दी से कैसे अल्टरनेटिव्स की तरफ आ सकते हैं? क्या आपने ये प्रॉब्लम्स फेस की है एज अ फ्रीलांसर? देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम्स वगैरह इस तरह के आते हैं हमें पेमेंट गेटवे के, लेकिन राइट नाउ अगर देखा जाए तो पायोनीर है जो कि बहुत से लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, और वो काफ़ी जो डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि कोई अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर वगैरह बनाना चाहता है या कोई चीज़ सेल करना चाहता है, तो उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है राइट नाउ वो है स्ट्राइप की। स्ट्राइप ये होता है कि उसके साथ हम अपना पायोनीर अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो इन द एंड क्या होता है कि हमें जो भी पेमेंट होती है वो हमें पायोनीर अकाउंट के जरिए हमारे पाकिस्तान के बैंक के अंदर हमें मौसूल हो जाती है।
तो मेरे ख्याल में जो स्ट्राइप है और ये पायोनियर है, ये डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से हम यूटिलाइज इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि पेपाल की हमें ज़रूरत है। पेपाल या और भी जिस तरह के हमारे पास डिफरेंट जो सोर्स हैं, तो ये होने चाहिए। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इसके ऊपर ज़रूर काम करेगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें जल्द ये मिलेंगे। अच्छा, कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, तो कोई एक न्यूज़ आ रही थी कि पेमेंट सीज हो गई है या कुछ ऐसा था। आप बता सकते हैं वो हुआ क्या था एग्जैक्टली 2-3 दिन पहले? क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देख रहा था, वो डीमोटिवेट हो रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर आप सम अप करके बता दें? देखिए वो ये हुआ था कि पायोनियर के अंदर कुछ मनी थी, कुछ अमाउंट थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। वो जो थे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट जो थे वो वहाँ से, क्योंकि वो गायब हुई अमाउंट, तो उन्होंने पायोनियर ने क्या किया कि वो अमाउंट सीज कर दी, फ्रोज कर दी। तो जो कुछ लोगों की जो अमाउंट थी वो उस दौरान उनके सीज हो गई, तो वो उनको निकलवा नहीं सकते थे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे। लेकिन राइट नाउ जो मेरी बात हुई है पायोनियर से, तो वो इस इशू को हैंडल कर रहे हैं और उनके मुताबिक ये बहुत जल्द विद इन वीक ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद शौकत साहब, अगर आप सुन सकते हैं, अगर आपकी बात कंप्लीट हो जाए। दोनों मरतबा आपकी बात कट गई थी जी इंटरनेट जी की वजह से। सॉरी, ये थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। तो मैं ये जी। बताना चाह रहा था कि आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है वो शायद पहले कभी नहीं थी। आज बहुत सारे चीज़ें सपोर्टिंग में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप ये मार्केटिंग टूल्स मौजूद हैं जिस पर आप अपने आप को प्रॉपरली अपने आइटम्स को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। तो उसके अलावा आज के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हुए हैं जो कि न्यू कमर्स को, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी लोनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें वो लोग अगर अपने अच्छा इनिशिएटिव, अच्छा आइडिया दे को फाइनेंस भी कर सकती है। प्लस जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि आजकल कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे कहते हैं, गोद लेना, उनको अपने साथ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जी। तो आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये पढ़ना, किसी के अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो ही कैन कम फॉरवर्ड एंड रन द बिजनेस। अच्छा उसामा राशिद साहब, आप की तरफ मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। हमारे पास अक्सर ये शिकायत होती है नए एंटरप्रेन्योर्स की कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं है, हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल रही पाकिस्तान में। आइडिया आ जाता है, वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है, बाद में आके स्टक हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने देखा जो सर्वाइवल रेशो है वो 1-2 साल का ही है पाकिस्तान में। इसको आप कैसे कैटर कर सकते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और क्या अल्टरनेट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? ठीक है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो है वो दोनों साइड्स के लिए की अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और ग्रूमिंग की जो है वो, आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज बोथ साइड्स। यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं जो लेकर आए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो दोनों। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स का ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा है और जो अभी भी प्रीडोमिनेंटली एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, वो ये है कि मैंने अगर 100 रुपीज कहीं इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस की, तो आई शुड गेट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन दैट बिजनेस, ऑन माय इन्वेस्टमेंट, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है ना? लेकिन अब ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है ये डिफरेंट है। ये आपको बॉटम लाइन पे प्रॉफिट कमा के नहीं देते, प्राइमरीली ये कंपनी की वैल्यू क्रिएट कराते हैं। ठीक है ना? यानी कि आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग फ्यू स्टार्टअप्स कि उनका टॉप लाइन रेवेन्यू जो है वो $100,000 है, बट दे आर आस्किंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ $2.5 मिलियन। तो क्यों? क्योंकि वो जो उनका आइडिया है और वो जो आगे की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो अब अगर किसी वो इन्वेस्टर से कहते हैं अच्छा जी $2.5 मिलियन की मेरी वैल्यूएशन, और 20% इक्विटी स्टेक लेके $500,000 इंजेक्ट करें, तो $500,000 वो डालेगा, $100,000 तो अभी उसके टॉप लाइन है, तो वो कहाँ से पैसे बनेंगे उसके? तो बात ये है कि वो इन्वेस्टर को भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि इट्स नो इन स्पेसिफिकली इन आईटी कंपनीज, इट्स नो मोर अबाउट बॉटम लाइन, इट्स अबाउट वैल्यू क्रिएशन। ये थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट है। अच्छा, जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी ये है कि वो अपने आइडिया के साथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, वो बिल्कुल सब ठीक है। बट आई थिंक what many people don't do is the right
प्लानिंग और स्पेशली राइट फाइनेंशियल प्लानिंग, कि वो हर चीज बड़ी अच्छी सब उनके हिसाब से अच्छी हो जाएगी, एंड दे डोंट प्लान कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग व्हाट दे विल डू। तो उसमें क्या है कि जब आप अपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं या कंपनीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो सारा अच्छा दिखाते हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं, और जब वो 2 साल में नहीं होता, तो उसके बाद जो सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, यानी कि जब लेट्स से उसने पहले राउंड में $5 लाख डाले, वो तो 2 साल में खत्म हो गए। अब उसके बाद जब सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो उस वक्त तक उसने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। अब जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो वो सेकंड राउंड के लिए नहीं इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि आपने पहली दफा जो कुछ उसको बताया था, वो आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी थी, और उसमें वो रियलिटी से थोड़ी सी दूर थी बात। So इसमें it's really important that you have to be straight transparent. You have to at least yes you must be liking your ideas and you should be promoting your ideas, लेकिन आपको रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि आप दोनों चीजें बताएं कि इसके रिस्क क्या है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड देन ब्रिंग द इन्वेस्टर इन, कि जब वो ताकि वो आपकी जर्नी के साथ हो, आपकी अगर आपको चैलेंजेस आए तो वो आपको समझ सके, अच्छा जी क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हेन यू नीड इन्वेस्टमेंट फॉर द सेकंड राउंड, वो वहां पे खड़ा हुआ हो। ऐसा ना हो कि फिर वो कहे कि नहीं जी दैट्स इट, मैंने तो बस इतने पैसे लगा दिए, आई कैन नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग मोर, इससे ज्यादा पैसे नहीं डुबा सकता। तो ये मैं समझता हूँ जो मैंने देखा है। अच्छा, एक और इशू भी आ रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे पास बहुत अच्छी नहीं है, तो हमारे पास जो वैल्यूएशन कैप होती है, हमारे पास कोई ऐसी रेटिंग एजेंसीज भी नहीं है जो स्टार्टअप्स को रेटिंग दे, क्योंकि जो वैल्यूएशन कैप होती है पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होती कि वैल्यूएशन होती कैसे है। हम बहुत सारी चीजें अजम्पशन पे करते हैं, हमारे पास कोई एजेंसीज नहीं है, तो शायद ये प्लेटफॉर्म्स अभी हमारे पास आना बाकी है। एक और मेरा सवाल था जो नोमिना सोहेल की तरफ लेके जाना चाहूंगा, कि हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, एक्चुअली मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ, ये जो पैसे वाले लोग हैं ये स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। हमारे पास जो वेंचर कैपिटल्स हैं वो इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं, बट उनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो इतनी मुश्किल होती है कि वो टर्म शीट डिस्कस होने में 1 साल लग जाता है, तब तक वो बिजनेस वाइप आउट हो जाता है। तो हमारे पास आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे हम ये जो पैसे वाले लोग हैं कैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकते हैं? अगर मैं देखूं पिछले 1-2 साल से ही जरा हमारे सेठ लोग जो हैं, आई वुड से सेठ कंपनीज जो हैं, नाउ दे आर चेंजिंग देयर माइंडसेट एंड दे आर लुकिंग इनटू working with the SMEs or even promoting entrepreneurs to sort of like plugging in their businesses के उनको कहीं साइट पर प्रोजेक्ट्स दें और ये करें। When it comes to हाँ, when it comes to कि ये बेटियों को कैसे पैसा निकालें और बिजनेस ये वेंचर कैपिटल्स का, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली बैड ऑन दिस। आई ट्राइड few times but technically it doesn't work because for me it's more on a bootstrap side and with time as I have learned to do is that कि जैसे जैसे मैंने अपना बिजनेस ग्रो किया, I have reinvested in my business and grown it. I understand that there's certain industries you need a lot of investment. One of my just a friend, she is in IoT industry and she was looking for venture capital and everything. They were asking for a good share of percentage. And where she has an issue is that why should she, since it's her idea, it's her something, why should she give such a big chunk of share to them? It doesn't make sense in that sense. So then she found some partner who is willing to be a partner and who will also be a workable partner to look into the financial aspects and all stuff. But as a company, I still have an issue when it comes to if I have to go and look for an investor or something, I'll be I'll be lost, honestly. Financials हमारे सही है. I've been looking into accounting में proper taxpayers है, everything है. But businessman को दिखाना उनको ROI चाहिए होती है, मुझे पैसे आखिर में कितने मिलेंगे, ठीक है? अच्छा मैंने ₹1,00,000 दिया तो आप मुझे इस साल बाद कितने पैसे देंगे? They just want to know this. This is their hardcore thing. When it comes to venture capital, ये आप वो हैं तो उसको इतनी डिटेलिंग चाहिए होती है, बोलते हैं यार इतना टाइम क्यों जाया करें, might as well just work on something other way around. So I mean I'm sure Mr. Osama Sir what he's mentioned, it's a very valid point and I agree with him on those lot of points that
planning is something which entrepreneurs doesn't know how to do actually. यही चैलेंज जो बात की मैडम नोमिना सोहेल ने, यही चैलेंज सबके पास होता है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। देखिए ये इतनी सीरियल एंटरप्रेन्योर है, बहुत साल से बिजनेस कर रही है। इन्होंने कहा कि एट द एंड इन्वेस्टर कहता है कि जी मुझे क्या मिलेगा और मुझे नंबर्स में बताएं और पहले ही बता दें व्हाटसोएवर। तो दानियाल साहब, अगर कोई आप जो जिस बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, तो जब हम प्रोडक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि सर्विसेज स्टार्ट करना, जैसे शाहजेब ने कहा, आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं, बट हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अपना एग्जांपल दूंगा कि जब हमने स्टार्ट करी थी कंपनी 2009 में, तो हमने हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी। मतलब मेरे पास, मतलब जो मैंने स्टार्ट करी थी वो करी थी 500 दिरहम हमने लगाए थे उसके ऊपर, प्रोडक्ट बेस्ड उसके ऊपर। तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम है तो उसमें आपको सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट चूज करना है जिसका हाईएस्ट मार्जिन है, वरना तो आप कभी भी, वरना आप फाइनेंशियली स्टक हो जाएंगे कि आप आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो एक तो सबसे पहला प्रोडक्ट वो हो जिसका हाईएस्ट रिटर्न हो, जो आपने पेपर पे जॉट डाउन कर ले, मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से हाईएस्ट मुझे परसेंटेज किससे मिल रही है, आपने उससे काम स्टार्ट करना है। फिर आपने उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके चलना है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि प्रोडक्ट बेस्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोडक्ट बेस में आज हमें इतने साल हो गए हैं, उसके बाद हम जाके यहाँ पहुंचे जहाँ पे पहुंचे, और उस उधर भी देखें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें पेशेंस चाहिए। जहां तक आप बात करें जैसे टेक कंपनीज हैं, उसामा साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, उन्होंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया कि ये ऐसे एकदम कुछ नहीं हो सकता कि आपने जो आज एक बंदा है जिसको बिजनेस का कुछ पता नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर बने 2 दिन पहले, और वो बोले कि जी हमें दे दे $5 लाख दे दें आप, और बोल रहे कि मुझे कोई ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो कैसे ट्रस्ट करेगा कोई? आपने किया क्या जो आपको ट्रस्ट करेगा? आपको कुछ ना कुछ शो करना है पहले। आप पहले 2-3-4 साल अपने इन्वेस्ट तो करें उसके अंदर, आप मेहनत करें, कुछ दिखाएं कि जी मैंने ये चीज की है, मेरे ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स की बेस रखते हुए मैं इतने पैसे लाऊंगा तो मैं ऐसे आगे ग्रो करूंगा। और प्रॉब्लम ये होता है कि जो नए जो भी टेक की कंपनीज हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। फिर वही उसामा साहब वाली बात है कि वो इतना पॉजिटिव उसको ले जाते हैं, ओवर पॉजिटिव ले जाते हैं, उसकी डाउन साइड दिखते ही नहीं है। तो वो उसको पॉजिटिविटी के अंदर आगे लेके, उनकी इमेजिनेशन होती है कि इस तरीके से होगा और ठीक हो जाएगा। तो उसके अंदर जो भी नेगेटिव एलिमेंट है उसको जरूर रखें, अपने साथ रखें, और प्लस ये कि इन्वेस्टमेंट उतनी लें जितनी की जरूरत हो। आप ओवर इन्वेस्टमेंट लेके भी उसका कुछ फायदा नहीं है, वो पैसे जाया हो जाते हैं। जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो खर्चा भी उसी तरीके से ज्यादा निकलता है, और फिर आपको समझ नहीं आती कि मैंने गलत कहाँ किया और क्या किया। तो ये इस तरीके से। और जहाँ तक प्रोडक्ट बेस की बात है, ये सच बात है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हमने क्या किया था कि हमने 2 ब्रांड्स बनाई इसीलिए थे। एक बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है जो होम अप्लायंसेस है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स वाला हमारा काम है वो इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं था। अब हो गया क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने उसको ग्रो किया है, और हम लोग लकीली, हमारे केस में फायदा ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उससे पहले, तो कोई मार्केट थी नहीं। तो हमने मार्केट बनाई और मार्केट हमारे साथ बनती चली गई, तो हमें फाइनेंशियली इतने कंस्ट्रेंट्स नहीं आए। और उसी से जो हमने है अपना होम अप्लायंसेस का ब्रांड जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली बनना शुरू कर दिया। जी शाहजेब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा कि हाँ, फ्रीलांसर्स को मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यूएस आर्टिकल था। पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, यूएस क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा उनसे कंप्लेन थी कि हमारे पास काम में प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारे पास काम कर तो रहे हैं पर क्वालिटी ऑफ वर्क इतना अच्छा नहीं है। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो यंग फ्रीलांसर्स आपको देख रहे हैं, हम क्वालिटी पे कैसे फोकस कर सकते हैं? देखिए, एक चीज होती है कि जब भी कोई फील्ड एक ट्रेंड बनता है ना, किसी भी चीज फील्ड का, तो लोग उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ अगर मैं देखूं तो मैं इसके अंदर एक बात ऐड करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, काफ़ी लोग हैं वो इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जब कोई फोर्स करता है ना कि यार आपने ये काम करना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से आजकल की सिचुएशन है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग घर में स्ट्रक हैं, तो उनके माइंड में ये आइडियाज आ रहा है कि हम ऑनलाइन एक काम करें तो ऑनलाइन काम से अर्निंग हो रही है, तो बहुत से लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग की तरफ जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
वाकई में मतलब अपनी किसी स्किल के ऊपर अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके सैंपल्स बनाना चाहते हैं या अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि बस जल्दी से हमारी ना अर्निंग हो जाए, ठीक है? वो ये नहीं देख रहे कि हमारे स्किल्स अभी अच्छे नहीं हुए, हमें उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मिला-जुला रुझान है, ऑलरेडी है। तो ऐसी सूरत में मैं हमेशा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या जितने भी लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपने क्या करना है, हमेशा आप जो भी स्किल प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक तो आप हमेशा ये करें कि वो स्किल प्रोवाइड करें जिसके ऊपर आपको महारत हासिल है। ये ना देखें कि एक पर्सन है वो एसईओ कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मुझे भी एसईओ करनी चाहिए, हालांकि उसको वो चीज़ नहीं आती। तो जब आप इस तरह से करोगे, जो चीज़ आपको नहीं आती आप उसके पीछे भी भागोगे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप क्वालिटी नहीं दे सकोगे। क्वालिटी नहीं दे सकोगे तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकोगे। आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 2 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इन द एंड क्या होगा, क्लाइंट्स आपको डिफरेंट कंप्लेंट्स करेंगे, तो उसकी वजह से आपका कैरियर जो है वो स्ट्रक हो जाएगा। तो हमेशा जितने भी नए लोग हैं जो फ्रीलांसिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो कोई अपनी एक जिसके अंदर वो उनका इंटरेस्ट है, सिर्फ उस स्किल को इतना मजबूत कर लें कि उस स्किल से रिलेटेड अगर किसी भी पर्सन को कोई काम हो तो वो कहे कि यार ये बंदा जो है ना, ये इस काम में बहुत तेज है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच करें। तो मेरे ख्याल में जितने भी नए फ्रीलांसर उनको ये स्ट्रेटजी जरूर यूटिलाइज करनी चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद शौकत साहब, सॉफ्टवेयर हाउसेस इनके पास एसेट्स नहीं होते, एसेट बेस्ड कंपनीज नहीं होती हैं। अब जो पेंडेमिक आया था रिसेंटली, मैंने देखा सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव थे वो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे या रेस्टोरेंट का बिजनेस था। आप फॉर्चुनेटली इन दोनों बिजनेसेस में, तो आपने कैसे इस सिचुएशन को कैटर किया और कैसे आपने सरवाइव किया? कपिल, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वाकई इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस सॉफ्टवेयर हाउस को रन करना और उसको एज इट इज चलाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन लकीली भी सर्वाइव के हमारे जो कस्टमर्स थे वो लाइव रहे, इन द सेंस के उनका बिजनेस लाइव रहा और उनको हम सपोर्ट जो है वो रिमोटली प्रोवाइड करते रहे। अब इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीली अवेलेबल होना ज़रूरी है कि आप उसको सपोर्ट प्रॉपर्टी दे सकें। अब जो हमारे जितने कस्टमर्स थे वो सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड थे और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडीली अवेलेबल था तो हम ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करें तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुई हमारे से। लेकिन ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है चूँकि उनके पास कोई एसेट नहीं होता जिसके बेस पे वो अगर उनके पास ऐसे एक्सपेंसेस हों जिसको वो मीट ना कर पा रहे हैं, उसके लिए अगर वो लोन है तो पॉसिबल नहीं है। लाइक मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि वो स्कूल बिजनेस में वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में है इस वक्त कि गवर्नमेंट सडनली स्कूल बंद कर दिया, कह रही कि जी पेरेंट्स को अब उनके पास ना तो रेंट देने के लिए पैसे हैं, सैलरी देने के लिए। स्टेट बैंक ने भी जो फैसिलिटी दी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास ऑलरेडी एसेट मौजूद है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, लैंड और समथिंग एल्स। तो ये बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास एसेट नहीं है। इस सिचुएशन में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा मैं ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि वो जी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो ज़्यादातर उन लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। वो हमेशा उनको नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। उसके रिस्पॉन्स ये होता है कि उनके अंदर जो एनर्जी लेवल होता है या कोई स्किल भी है वो बिल्कुल इसको रिवर्स ऑर्डर में चली जाती है। तो प्लीज़ मैं तमाम उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो कि अपने स्टार्ट तो लाइव करना चाहते हैं, प्लीज़ सब पहले एक अपना मेंटर सेलेक्ट करें। इस फील्ड में किसी एक ऐसे शख्स को लें जिसको आप समझते हैं कि जनाब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उससे कांटेक्ट बिल्ड करें, उससे एडवाइस लें और उसके बाद फिर इस फील्ड में आए, तो इंशाल्लाह कोई भी शख्स फेल नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि सिलेक्शन ऑफ मेंटोर जो है वो भी बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, जिसपे आपको डिटेल में एनालिसिस करना है कि आपका मेंटोर कौन होगा। हम रॉन्ग मेंटोर चूज करने की वजह से अपने आइडिया को वैनिश कर देते हैं या तो आइडिया को बर्बाद कर देते हैं हम एक्चुअली। तो इस पे भी बात करेंगे। मैं अपना हमारे उसामा साहब की तरफ वापस आऊंगा इसी क्वेश्चन पे कि आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने ओवरकम किया इस कोरोना सिचुएशन को, जो भी चैलेंजेस थे? अच्छा, हमारा ये था कि हमारा 80% मोर देन 80% इज एक्सपोर्ट बिजनेस, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट। तो नॉर्थ अमेरिका वाज नॉट दैट मच इफेक्टेड, मतलब थोड़ा स्लो डाउन हुआ था,
लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सिक्योर फ्रॉम इन दैट सेगमेंट. दूसरा जो सेगमेंट था हमारा मिडल ईस्ट में, दैट इज स्टिल वेरी बैडली इम्पैक्टेड. तो उसमें व्हाट वी आर डूइंग इज के देखें, कैश इज लाइफलाइन ऑफ अ बिजनेस. You can say also, because I have a finance background also although कि मैं IT के business में हूँ, लेकिन मेरी study है वो finance की है. So maybe you can say कि that's why I'm saying this, but I still believe कि cash जो है ना वो lifeline होती है business की. So हमने जो अपनी strategy बनाई कि हमने cash को secure करना है, और we went with a weekly cash planning. We had twice a week cash calls with our teams कि प्रोजेक्ट वाइज सारे कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, क्या किस स्टेटस पे है, क्या माइलस्टोन है, कौन से कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ओके हम गए उससे डिस्कस किया, पेमेंट प्लान इसके साथ एग्री किया. सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने काफ़ी फोकस किया कैश प्लानिंग के ऊपर, और कैश को सिक्योर करने के ऊपर, और कैश स्पेंडिंग को बहुत स्क्वीज किया. And alhamdulillah so far, ये हालांकि अभी भी चल रहा है सिलसिला, लेकिन अब things have started to becoming a bit better in Middle East. अब तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं. अदरवाइज ये पहले ये 3 महीने जो थे एंड ऑफ मार्च से एंड ऑफ जून तक, अराउंड 2-3 मंथ्स, ये बहुत टफ थे. तो इसके दौरान हमारी ये स्ट्रेटजी रही है. बिल्कुल. मैं दानियाल साहब की तरफ यही क्वेश्चन लेके आऊंगा. आपने पहले भी इस पे आंसर किया कि आपने शिफ्ट किया एक्चुअली ऑनलाइन की तरफ फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल. क्या आप अभी भी समझ रहे हैं कि क्या हम इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, या यही स्ट्रेटजी अब ऑनलाइन नेक्स्ट, या कोई और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पे आपने काम किया? देखिए, जब ऑनलाइन को हमने एक्सप्लोर किया डिटेल के अंदर, तो समझ यही आ रही है कि जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन का ही है. बिकॉज उससे आपके जो एक्सपेंसेस है मेनली, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस बहुत है. आपने मैन्युफैक्चर किया या इंपोर्ट किया, फिर आपने होलसेल किया, होलसेल से फिर रिटेल किया, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं कि वो एंड ऑफ द डे जो हमें शॉकिंग बात लगी वो ये कि हमारी कॉस्ट ये है, हमारा प्रॉफिट ये है, मगर कस्टमर को इतना महंगा मिल रहा है एंड ऑफ द डे. तो ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? और हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको ऑनलाइन ज्यादा लेके जाएंगे, बिकॉज सेल हमारी ज्यादा बढ़ेगी जब प्राइस कम होगी प्रोडक्ट की. जब आप कंपैरेटिव नहीं, आप और चीप होंगे, कंपटीशन से भी चीप जाएंगे. तो कंपटीशन से भी चीप जाने का रास्ता तो एक ही है, वो अपने एक्सपेंसेस कम करके ऑनलाइन जाने का रास्ता है. तो हमने यही स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है कि हमने ज्यादा काम जो है वो ऑनलाइन के अंदर ही करना है, बिकॉज उसमें हमें काफी सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं कि हम उसको प्राइस को लोअर करेंगे, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, हमारे मार्जिन भी अच्छे हैं. खाली जो हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑनलाइन के अंदर वो आ रही हैं आपकी लॉजिस्टिक्स की प्लस मार्केटिंग की. बिकॉज मार्केटिंग में हमने एक्सपीरियंस किया, हमने काफी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स किए मार्केटिंग के, मगर मैं समझता हूँ कि 70% तो फेल हो गए अपने डिलीवर करने के लिए. जो बातें उन्होंने हमें सुनाई थी जब आए थे वो कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमने पेमेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, बिकॉज हमें ट्राई तो करना था, बट एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें फेल हो गई. उसके बाद हमने अपनी ही स्ट्रेटेजी बनाई, कस्टमाइज, और इन हाउस लोग रखे और सारा कुछ किया. और इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद हमने अपनी सोशल मीडिया की टीम भी हमारी इन हाउस है, हमारा ऑनलाइन का पूरा सेटअप भी सारा इन हाउस है. हमने एसईओ का आइडिया नहीं था, हमने एसईओ को भी अपने बेहतर किया, वेबसाइट्स को बेहतर किया, सारी चीजों के अंदर हमने कुछ प्लगइन्स वेबसाइट के अंदर डाले ताकि हमारा ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा ग्रो करे. तो आई थिंक ऑनलाइन और कोविड ने जो चीज हमें 10 साल बाद या 5 साल बाद नजर आनी थी, वो कोविड ने हमें 3 महीने में ही सिखा दिया सब कुछ कि इसके फायदे कितने सारे हैं. बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी डिबेट थी. हम ई कॉमर्स की बात तो बहुत सालों से कर रहे थे, बट हमारे पास जो सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था उसकी अगर वैल्यूएशन देखें, और इंडिया में जो 2-3 साल पहले या 4 साल पहले जो प्लेटफॉर्म सेल हुआ उसकी वैल्यूएशन देखें, तो आपको समझ आ जाता है कि इट्स अ डिफरेंस ऑफ अर्थ एंड स्काई. तो ये डिफरेंस अभी खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें बहुत मैच्योर मार्केट की तरफ जाने में टाइम लगेगा. बट कोविड ने वो शायद वो गैप था उसको मिनिमाइज कर दिया है. जो काम हम 10 सालों में करने जा रहे थे शायद हमने वो 2-3 महीनों में कर लिया है. बट अब बात ये है कि इस पूरे मैकेनिज्म को मेंटेन करना वो बहुत बड़ा, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, हमें बहुत मार्केट की तरफ जाने. मैं नोमिना सोहेल की तरफ जाना चाहूंगा इसी क्वेश्चन के साथ
कि आपके बिजनेस मॉडल ने कैसे सरवाइव किया इस पेंडेमिक सिचुएशन में, और आगे आप क्या देख रही हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट? Uh, First of all, I would like to thank Allah because most of my clients are right now financial segments, जो कुछ सूडान में है या पाकिस्तान में है या other clients. So since they were like a high big corporate, so I have it really didn't affected me that much because I'm still working and I've got enough projects and Alhamdulillah, I'm getting more projects on board. Yes, due to this COVID situation, I am evolving. I am working into something new product line, which I'm targeting towards towards the medium and medium traders and medium retailers who can't afford an expensive uh, uh, who can't afford a more heavier expensive service. One of the biggest problem in Pakistan is that हमारा एक basic concept जो है when it comes to branding, बोलते हैं यार ये एक लोगो तो बनाना है, वो लोगो आपको एक पाकिस्तान चौक में 50 रुपए में भी कोई या 100 रुपए में या 1000 रुपए में भी बना देगा। हम जैसी कंपनीज है वो पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं, वो बोलेंगे यार मैं उससे बनवा दूंगा। दे डोंट रियली केयर कि वो मेरी what are the thoughts behind it, what is the whole process and everything. Same when it comes to website, it comes about UX, UI journey, it's about all. अगर आप किसी कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, अगर आप उसकी यूजर जर्नी नहीं आपने सही की हुई है, आप कितना अच्छा का आपका प्रोडक्ट होगा, इट विल नेवर सेल ऑफ। मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स साइट आपकी आपको शॉपिंग कार्ट पर ही अटक जाते हैं या वो मेंबरशिप जब लॉग इन करते होते हैं वहीं पर गायब हो जाते हैं लोग। Another one thing is that हमारे यहाँ एक ट्रस्ट लेवल बहुत कम है when it comes to payment gateway. हमारे पास पेमेंट हम गेटवे ले भी आए and there are coming few payment gateways who are on the way. अगर हम वैसी भी बात करें, अगर आप इजी पैसा भी दे दें, they are providing a game payment gateway, ऐसा नहीं है। और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ हमारी कंपनी जो अगर मैं ऑनलाइन खुद भी लेती हूँ तो मैं सीओडी पे जाऊंगी। रीजन ये है कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगी आई एम गोइंग टू फर्स्ट सी दिस एंड देन डू इट। द ट्रस्ट लेवल, the quality, the assurance, which is really needed for every businessman to make sure that they are there in order to really अपनी e-commerce और market को अपने अगर आपने grow करना है तो it has to be there because otherwise it's not possible. I am sure जो दानियाल की high end products है आप सब cash on delivery कर रहे होंगे, you're not using payment gateway. And if you're using payment gateway, people will not be using it. People will say यार नहीं मुझे पता नहीं क्या प्रोडक्ट आएगी। इवन विद दराज पीपल हैव इश्यूज, लॉट ऑफ इश्यूज के हम प्रोडक्ट कुछ देते हैं आते कुछ और है, उसकी क्वालिटी नहीं होती है। तो बात अगेन इज ऑल अबाउट क्वालिटी। मैं अगर मैं वेबसाइट अगर कल को 50,000 में बनाती हूँ, देयर पीपल हु आर मेकिंग एट 10, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन द थिंग क्वालिटी स्टफ। बोले या पोस्ट ही बनाना है, वो पोस्ट कैन बी या एक इमेज लगाई और धस करके डाल दिया। Their style, their things which involve with that. So anyway, what I was saying is about the overall challenge is एक तो ये चीज थी, दूसरा ये कि जो डिफरेंस है अगर मैं ई कॉमर्स पर देखूं और ये कोविड में, यस एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट इट, दे आर कमिंग इनटू ई कॉमर्स, but I still see that a lot of people after this COVID part will be over, they will be back to the normal thing. E-commerce, your website, your being online, it's all about evolving. You need to keep on evolving. You need to keep on changing things. You need to keep your customer engaged. Which I don't see most of the companies. ये लोग website बना देते हैं, खत्म कर देते हैं, maintenance कौन देगा? And they say कि यार बस हमारी website है बहुत है. I know people who are traders and they say कि यार I don't need it. I'm a trader. मेरा क्या है? मेरी online selling क्या होगी? But they don't understand that it's about your company profile, it's your front end now. Website is basically anyone, आप और मैं, हम कहीं भी जाते हैं किसी और नई कंपनी को, हम सबसे पहले वेबसाइट देखते हैं। उस वेबसाइट इज योर पहचान। ठीक है, आप कितना अच्छा बड़ा ऑफिस बनाएंगे, पीपल विल नॉट बी सीइंग दैट, योर इंटरनेशनल क्लाइंट्स विल नॉट बी सीइंग दैट। So again, there are many things. Another thing which अभी किसी ने जिक्र किया था was asset. Most of our freelancer entrepreneurs, I would like to say, all of us, most of the entrepreneurs or the startups don't have an asset because हमारी जो income हो रही होती है, profit होता है, हम उसको reinvest कर रहे होते हैं,
either in the people or further developing the business or इधर उधर. उसमें ये होता है कि हमारा एसेट इतना ग्रो नहीं हो रहा था एंड आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन यू एबल टू ग्रो. हमें मेजर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री इज दैट यू नेवर गेट इन, आपको कभी लोन्स नहीं मिलते हैं. मैं अगर कल को मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना जाए तो जब तक मैं वर्क ऑर्डर ना दूं तो ये ना दूं तो वो ना दूं, आई विल नॉट गेट अ लोन. This is a very negative aspect when it comes to the entrepreneurship as well, because there are projects जैसे अगर मैं events कर रही हूँ, मेरे पास करोड़ का event आया, I don't have that kind of a cash flow with that, and for that मुझे एक basic कभी clients certain होती है कि हम आपको बाद में देंगे जो है, तो initially आपको एक चाहिए होता है cash flow to run it. अब मैं सारा cash flow एक project में तो नहीं डाल सकती हूँ ना, तो इस case में these things are, this is the biggest one of the challenges and problems. कि हम एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स नहीं मिलते हैं, हम लोगों को इस तरह से चीज़ें नहीं हैं. तो yes, yes, but the thing is again different. They are being reduced. Things are changing over. Let's see how well it goes. बिल्कुल. Sorry for being long. हम शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं सबसे वन बाय वन कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि आप जो लोग देख रहे हैं, यंग अगर आपको जो ब्लड देख रहा है, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों आए और कैसे आए? अगर एक शॉर्ट सा मैसेज अगर सब लोग फाइनल कमेंट्स में दे दें. पहले मैं उसामा साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्यों आए और कैसे आए? अच्छा देखिए, क्यों वाली बात की पर मैं छोटी सी बात ही करूंगा कि मैं इस बात को मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप या एम्प्लॉयमेंट दोनों अच्छी हैं. आपको किस तरफ किधर जाकर एक्सेल कर सकते हैं और उस हिसाब से सोचें एंड चूज दैट डायरेक्शन. ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बुरी है या एम्प्लॉयमेंट अच्छी है या एंटरप्रेन्योरशिप अच्छी है. सो चूज योर ओन डायरेक्शन, गो इन दैट डायरेक्शन. दूसरी बात ये है कि मैं इस बात को बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप में आए आई गेस कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है. मैं यही क्वेश्चन शाहजेब आपकी तरफ लेके आना चाहूंगा. लोग क्यों आए फ्रीलांसिंग की तरफ और क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान को हमेशा देखना चाहिए कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइक करती है. राइट नाउ इस सिचुएशन में बहुत से लोग जो हैं वो क्योंकि घरों में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है कि बहुत से लोग इंटरनेट का एक्सेस भी है काफ़ी लोगों के पास, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ में भी उनका पैशन है या जिस चीज़ की तरफ उनका शौक है, वो राइट नाउ घर बैठ के जिस चीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, तो उनको उस तरफ ट्राई लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे उनको आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ किस स्टेज पर लाए करते हैं. तो जितने भी नए लोग हैं देखने वाले, उन तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपका जो भी पैशन है आप उसके ऊपर कोशिश करें. तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो अगर आप उस चीज़ में अच्छे होंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी. जी, मोहम्मद शौकत साहब, आपका क्या मैसेज होगा यूथ के लिए? यूथ के लिए मेरा सबसे मैसेज है कि आपका पेशेंस तो जो भी है वो हो, लेकिन कम से कम आप रिस्क टेकर भी हो. आप अगर रिस्क लेने वाले हैं तो यू शुड कम इन दिस फील्ड एंड बी ए गुड एंटरप्रेन्योर. बिल्कुल. और मैं दानियाल फारूक साहब की तरफ आऊंगा यही क्वेश्चन लेके. आपका क्या मैसेज होगा यूथ के लिए और आप क्या कहना चाहेंगे अपने कमेंट्स में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो लोग रेडी हैं एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए, तो वो बिल्कुल आए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, बट उसके साथ साथ उसकी कुछ चीज़ें हैं जो वो डिसाइड कर ले अपने कि उसके अंदर कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि पेशेंस. अगर जब आपको पेशेंस रखना, आपको पेशेंस चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो मैंने अपने अंदर डिस्कवर की थी वक्त के साथ साथ, कि अगर मेरे पास पेशेंस ठीक नहीं होगा, मैं पेशेंट नहीं होऊंगा, तो मैं गलत फैसले करने में सबसे आगे मैं होऊंगा. तो इस चीज़ ने मुझे पेशेंस सिखाया. तो आपको पेशेंस आपके पास होना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिर्फ फाइनेंशियली ग्रो नहीं करता, आपको एक पर्सनैलिटी भी आपकी साथ साथ उसकी ग्रो करती है, जैसे उनमें से एक चीज़ है पेशेंस. इसके साथ साथ आपको अपनी ही बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी एंटरप्रेन्योरशिप जब आप करेंगे. तो वक्त के साथ साथ आपका लोगों से इंटरेक्शन होगा, आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा. उसके साथ साथ आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और आप उसको समझ पाएंगे कि जी मेरे अंदर क्या गलती थी, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ. तो ये खाली फाइनेंशियल साइड नहीं है, एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी है.
और फिर ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो बंदा आएगा उसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट। आपको जितना काम करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये कहेगा कि जी पाकिस्तान में हमारे पास वो पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, मगर जहां प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वहीं अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो एक अपॉर्चुनिटीज ओपन है हमारे पास पूरी। जी, मैं ये लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगा नोमिना सोहेल से, और एक और सवाल भी पूछना चाहूंगा जिसपे हम इख्तिताम करेंगे कि क्या इज इट अ राइट टाइम टू कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप? जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, क्या बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या हमें अभी आना चाहिए या नहीं? अगर इसका जवाब दे दे तो फिर हम इख्तिताम करते हैं। Okay, let me start with the right time or not time. I think so entrepreneurship का कोई time नहीं होता है. It's all about finding the gap and finding the right thing you need to. I have seen that during the COVID period, a lot of people who have come up with this marks as like they're being an entrepreneur, because nahi hai. Then I have seen people, a lot of women who have started baking. Okay, so there's no right and wrong time. It's entrepreneurship, I think, is all about evolving. You have to find the right approach, you have to find the right point and see that what is the requirement of the market at that point. And if you can, and you have the ability and you have the reach, so why not start it? There is no, I don't think there's any right time or wrong time. It's all based on your expertise and qualifications. Second thing is that why should one should come for entrepreneurship or not? Again, one has to understand their own ability. Everyone is not designed or carved for being an entrepreneur. Entrepreneur is all about evolving. It's all about patience. It's all about constant learning. Yes, you learn a lot from entrepreneurship, but there are times when आपके पास आपके बैंक में 1,000 रुपए भी मुश्किल से होते हैं, ठीक है? So you have to learn with that, and there are people who are happy with the paycheck. They would like to have it. But also the thing is, entrepreneurs also need people who will work for them as well. We can't work independently. So again, there is no harm. One should try it out. I would always suggest any new entrepreneur to go for bootstrapping. Bootstrapping means that I always start with your concept, उसको idealization पर ले जाएं और थोड़ा सा उसमें काम शुरू करें and see the market valuation. What the paper says, what your research says, and when you take that product to your market is always a different ball game. मेरी एक्सपर्टीज है, हम जितने पेपर पर शॉर्ट्स बना लेते हैं, बिजनेस प्लान्स बना देते हैं, बट रियलिटी इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट. एंड पाकिस्तान में आपकी मार्केट इज so difficult because everyone has their own mindset and there are too many things. Blockage hai, ye hai, wo hai. You have to evolve. It's all about roaming around your business ideas and usko best way mein aap kar sakein. There is no harm, and I think so one should go into entrepreneurship. Why not? But just also see कि क्या है. बहुत शुक्रिया, आप सबने टाइम दिया. उसामा राशिद साहब, शाहजेबुल हसन, दानियाल फारूक साहब, नोमिना सोहेल एंड मोहम्मद शौकत साहब, आपने एक तो मसरूफ टाइम भी दिया हमें और अपने वैल्यूएबल आइडियाज शेयर किए. तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है अगर जिनको अच्छे मेंटोर्स मिल जाएं. तो मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि ऑलवेज इट्स अ राइट टाइम, जैसे कि नोमिना सोहेल ने कहा और दानियाल फारूक ने कहा कि हमेशा राइट टाइम होता है, और जो भी प्रॉब्लम है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. तो आप कोशिश करें इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की, और कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी. तो आज का जो शो था उसका टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कैसे क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान में बिजनेस करने की, और हमने बात की स्ट्रेटजीज पे भी कि कैसे डिफरेंट बिजनेसमैन में ओवरकम किया इन चैलेंजेस को, और हमने कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी बात की और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन पे भी बात की. और आप भी अगर इस नेटवर्क का पार्ट बनना चाह रहे हैं, हमारे शो पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं एज अ स्पीकर, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स पे. हमारी वेबसाइट है www.ngeforum.com. आप हमें यहाँ ज्वाइन करके एक फॉर्म में फिल करके
आप बता सकते हैं आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और आप हमारे नेटवर्क को ज्वाइन करके पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज के लिए और स्टार्ट करने के लिए कोई राइट टाइम कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता, और ये जो टाइम है इस वक्त जो स्पेशली पेंडेमिक सिचुएशन है, इट इज़ अ राइट टाइम। अगर आज आप कुछ कर लेते हैं, बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, आइडियाज तो हमें रोज सुबह को आते हैं, बट द मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन विद अ राइट प्लान। इन्वेस्टमेंट की फिक्र ना करें, इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिवली 32 वेंचर कैपिटल्स काम कर रहे हैं। इस वक्त एक्टिवली पाकिस्तान में अराउंड मोर देन 35 जो है हमारे पास इंक्यूबेशन है, जिसमें लोकल भी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं हमारे पास। पाकिस्तान में आपके पास समेडा काम कर रहा है, आपके पास SCCP के इनिशिएटिव्स हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए, आपके पास टैक्स हॉलीडे स्टार्टअप्स के लिए 2024 तक, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट द इशू इज हमारे पास यंग जो हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोशिश करें, आजकल सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है गूगल पे। आप एक मेंटोर बनाएं, जैसे कि शो में भी बात हुई, बट मेंटोर आपकी राइट फील्ड से होना चाहिए। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो आपसे अपने तजुर्बात शेयर करे, जो आपसे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करे। तो आप इंशाल्लाह अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और फीडबैक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने तमाम फीडबैक छोड़ सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हम जो बेहतरी कर सकते हैं आप हमें ज़रूर एडवाइजेज दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे द एंटरप्रेन्योर शो में किसी न्यू टॉपिक के साथ और किसी ऐसे ही बेहतरीन पैनल के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।